भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला भारत जीत चुकी है, जबकि 3 T20 मैचों की श्रृंखला जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद आज होने वाला T20 सीरीज का दूसरा मैच सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहला मैच भारत से जीता था। फिलहाल दोनों टीमों को आइसोलेशन में रखा गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के साथ मुलाकात की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी और कमलनाथ के बीच ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान कमलनाथ ने ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य का सीएम पद संभालने के बाद दिल्ली में ये पीएम मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात है। सीएम पद संभालने के बाद ममता पहली बार दिल्ली आई है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई के दौरान विधायकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। विपक्ष का विधानसभा में हंगामा जारी है। इन सब के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उनकी मांगों पर चर्चा नहीं हुई तो वे लोग सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर घेराव किया। दिल्ली कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग भी की। देश के उच्चतम न्यायालय में भीख मांगने वालों के खिलाफ दर्ज की गई याचिका को आज खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह भीख मांगने पर बैन नहीं लगा सकता। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी व्यक्ति भीख मांगना नहीं चाहेगा। गरीबी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लोग गरीबी के कारण भीख मांगने को मजबूर है। इसके अलावा न्यायालय ने सड़क किनारे रहने वाले बेघर लोगों और भिखारियों को कोरोना से बचाव के लिए मदद और वैक्सीनेशन की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमलावर रुख जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एएनआई के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सभी इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल अभी से अपने समीकरण बिठाने की जुगत में लग गए हैं। इसी कड़ी में एनसीपी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गठबंधन को लेकर बातचीत हो गई है। हालांकि सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये आगे तय किया जाएगा। इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है। सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA के नियम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में इसकी जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम बनाने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है। मंत्रालय ने संसद में इस संदर्भ में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि CAA को 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया था। हालांकि 2020 में ये कानून का रूप ले चुका है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियों ने नियम तैयार करने के लिए जनवरी 2022 तक का वक्त मांगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि IIT में प्रवेश के लिए JEE एडवांस 2021 की परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को होगी। परीक्षा सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन के कारण महाराष्ट्र के जो छात्र JEE परीक्षा के तीसरे सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें इन परीक्षाओं में शामिल होने का एक और अवसर दिया जाएगा। इसकी घोषणा स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। पोर्नोग्राफी केस में फंसे फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व व्यवसायी राज कुंद्रा को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुंद्रा को पिछले सप्ताह 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही वो पुलिस हिरासत में थे। उन्हीं के साथ गिरफ्तार किए गए एक और व्यक्ति रायन थार्प को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और साथ ही उसे किसी ऐप के जरिए मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ना तो सदन चलने देती है और ना ही चर्चा होने देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, जिससे ऐसा लगता है कि वह कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने अचानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाने से राज्य की संवैधानिक सीमा की सुरक्षा कर रहे असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई और एक पुलिस अधीक्षक समेत 60 अन्य घायल हो गए। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे को पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। बाद में सोमवार देर रात असम सरकार ने एक बयान में मृतक संख्या में संशोधन किया और कहा कि 5 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक एन राम और संस्थापक एशियानेट शशि कुमार, निदेशक एसीजे की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में इसकी जांच की जाए। हाल ही में कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत के विपक्षी नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और पत्रकारों की जासूसी की गई है। अखिल भारतीय चिकित्सीय शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग जारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी तत्काल रूप से आरक्षण के दायरे में लाने की बात कही। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई विभागों के सचिव मौजूद थे। राज्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजी में 15% और पीजी में 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत आती है। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। खबर है कि समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने इच्छा जताई है कि मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तय मंत्रालयों की तरफ से कोर्ट के बाहर प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अपने रुख में बदलाव करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में विफल रही थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा, कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने एक गठबंधन बनाया था और विधानसभा चुनाव लड़ा था। इन पार्टियों ने घोषणा की थी कि टीएमसी और भाजपा दोनों ही उनके प्रमुख दुश्मन। वाम दल की तरह कांग्रेस भी राज्य विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि आईएसएफ एक सीट पर विजयी हुई थी। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाराज चल रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात को हालांकि हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान व्यक्तिगत बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में ब्राह्मणों का जमकर उत्पीड़न हुआ, जिसे ब्राह्मण समाज अभी भूला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब समाजवादी पार्टी के काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ब्राह्मणों को सताया था, ब्राह्मण समाज ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में ब्राह्मणों के साथ दलितों पर भी होने वाले अत्याचारों से ज्यादा जमकर अत्याचार हुए थे, लेकिन अब दिखावा के लिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन और भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कह रही है। वो प्रयागराज में बोल रहे थे। लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई झारखंड की यूपीए सरकार को गिराने की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। मामले में जब खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और कुछ कारोबारियों की मिलीभगत से सरकार गिराने की कोशिशें हो रही थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने यह कबूल किया कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर राव बावनकुले, भारतीय जनता पार्टी नेता चरण सिंह और एक नामी गिरामी कारोबारी जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुंड ने मिलकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रची थी। ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किए जाने का आदेश जारी किया।
इससे भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिए बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाया कर्जे की वसूली को लेकर वैश्विक स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है। लंदन हाईकोर्ट के उच्चतम न्यायालय प्रभाग के मुख्य ऋण शोधन और दिवाला तथा कंपनी मामलों के न्यायालय के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि वे विजय माल्या को दिवालिया घोषित करते हैं। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इंतजार अभी और लंबा होना तय है। इंडेमनिटी ब्रांड समेत कई मुद्दों पर दोनों कंपनियों से चल रही बातचीत के बीच अब केंद्र सरकार ने अमेरिकी नियामक FDA को चिट्ठी लिखी है। इसमें पूछा गया है कि वहां मॉडर्ना और फाइजर को कैसे छूट दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने चिट्ठी में छूट के लिए अपनी शर्तों के बारे में भी बताया है। कंपनी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार एग्रीमेंट में कुछ शब्दों को बदलना चाहती है। कंपनी इस पर अभी विचार कर रही है। ऐसे में व्यावसायिक रूप से भारत में वैक्सीन 2022 से पहले नहीं भेजी जा सकेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इराक में अमेरिकी युद्धक अभियान साल अंत तक खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसी घोषणा है जो अमेरिकी नीति में एक बड़े बदलाव की तुलना में जमीनी वास्तविकता को अधिक दर्शाती है। बाइडेन के जनवरी में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से ही इराक की बलों की सहायता करने, उनकी ओर से नहीं लड़ने को लेकर विचार कर रहे थे। बाइडेन ने वैसे इराक में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया। अभी इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक मौजूद है। ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला रहा है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचेम मिचिची को बर्खास्त करने और देशव्यापी विरोध के मद्देनजर राजधानी ट्यूनिस में सरकारी मुख्यालय की सुरक्षा के लिए ट्यूनीशियाई सुरक्षा और सैन्य इकाइयों को तैनात किया गया। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति कैस सैयद द्वारा घोषणा किए जाने के एक दिन बाद हुई कि उन्होंने मिचिची को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया है और जनप्रतिनिधियों या संसद की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मेजबान वेस्टइंडीज टीम 45.1 ओवर में 152 रन बनाकर ढेर हो गई। उसकी ओर से इवन लुइस ने 66 गेंदों पर 55 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने अपने करियर का 11वां अर्धशतक जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम फिर से ट्रैक पर लौटती दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने पुल ए के मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हो गई है। टीम इंडिया 3 मैचों से 4 अंक लेकर पुल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बरकरार है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलिना बोर्गोहेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिलाओं की 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में 30 साल की लवलिना ने जर्मनी की 35 साल की मुक्केबाज नादिने एब्ड्स को हराया। लवलिना ने ये बाउट स्प्लिट डिसीजन से 3-2 से जीता। तीनों राउंड में जजों का ओवरऑल फैसला लवलिना के पक्ष में रहा। लवलिना अब मेडल पक्का करने से सिर्फ एक जीत की दूरी पर है। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचते ही कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाता है। लवलिना की क्वार्टर फाइनल बाउट 30 जुलाई को चाइनीज ताइपे की चिन नियन चेन से होगी। मशहूर अदाकारा जयंती का निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। वह 76 वर्ष की थी। अपने 5 दशक से लंबे करियर में जयंती ने विभिन्न भाषाओं में 500 से अधिक फिल्में की। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें उम्र संबंधी परेशानियां थी और कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। जनवरी 1945 को बल्लारी में अंग्रेजी के प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम और संतान लक्ष्मी के घर जन्मी कमला कुमारी यानी कि जयंती ने जलगुडू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अभिनेता राजकुमार के साथ उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में की। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने प्रभास और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका वाली साइंस फिक्शन आधारित फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू की। फिल्म निर्माता नाग अश्विन इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं और इसे अभी अस्थायी तौर पर प्रोजेक्ट के कहा जा रहा है। अश्विन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली 2018 की फिल्म मोहंती के लिए जाने जाते हैं। निर्माताओं के अनुसार रामोजी फिल्म सिटी में अश्विन 78 वर्षीय अभिनेता के साथ फिल्म के अहम दृश्यों की शूटिंग करेंगे।